Assalamu alaikum. This is lecture 43 of Gender Issues in Psychology. Gender and Psychotherapy. This is our topic for today. In the last lecture, we talked about gender and psychopathology. And we also talked about gender and stress. In fact, in the last two lectures, we were talking about gender, stress, and psychopathology. We looked into the reactivity to stress in both genders, and we also looked into the different patterns of psychopathology in men and women. In the last lecture, we discussed the specific aspects of psychopathology, and we talked about it with special reference to cultural factors or socialization processes. We talked about gender and psychopathology, gender bias in the diagnostic criteria, the issue of inherent bias in the diagnostic criteria that makes women more likely to be diagnosed as having certain mental disorders. Typical gender behaviors likely to be diagnosed as disorders. The gender differences found in the incidence of certain mental disorders. In the last lecture, we did have a look at some statistics regarding the incidence or prevalence rates of different psychopathologies or different mental disorders, psychological disorders, as found in men and women. At the same time, we said that the diagnostic criteria, basically the DSM, is said to be gender biased. Some of the psychologists and health practitioners and psychiatrists and professionals associated with mental health have done research, and they have pinpointed this issue, and they have criticized DSM for it, that it has an inherent bias. It has been designed and it has been structured in such a way that it favors men, and it has a higher likelihood that it will diagnose and label women much more than it does men. तो हम ये देख रहे हैं जो मॉडर्न रिसर्च है साइकोपैथोलॉजी के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के हवाले से, और वो ये दिखा रही है कि कुछ ऐसी इनहेरेंट जेंडर बायसेस मौजूद हैं डीएसएम में जिनको कंट्रोल किया जा सकता है, और ये जेंडर बायस इंटेंशनल नहीं है. इससे मुराद ये नहीं है कि इसको इसलिए बनाया गया था कि औरतों को लेबल किया जाए, लेकिन हमारा मुआशरा इस तरह से स्ट्रक्चर्ड है, और हमारे मुआशरे से मुराद सिर्फ हमारा पाकिस्तान का मुआशरा नहीं बल्कि दुनिया भर में तमाम सोसाइटीज़ जो कि मेल डोमिनेटेड हैं, पैट्रियार्कल सोसाइटीज़ हैं, उनमें सब कुछ इस तरह से तरतीब पाता है, सब कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज होता है कि वो आदमियों को फेवर करता है. और डीएसएम के बारे में भी यही ख्याल है कि वो फेवर करता है मर्दों को इस लिहाज से कि कई सूरतों में मर्द डायग्नोज नहीं होंगे एज डिसऑर्डर पॉजिटिव, लेकिन फीमेल्स हो जाएंगी. अब हम इसको बायस क्यों कह रहे हैं? बायस हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे यानी कि उन रिसर्चर्स के जो कि क्रिटिकल हैं डीएसएम के बारे में, उनके ख्याल में फीमेल्स में जिन सिम्टम्स को डायग्नोज करके लेबल किया जा रहा है वो साइकोपैथोलॉजी के सिम्टम्स नहीं है, बल्कि वो ऐसी अलामात हैं, ऐसे बिहेवियर्स हैं, ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं किसी भी औरत के हालात को, उसके इर्द गिर्द के लोगों के रवैये को और सिचुएशन को. और ये सिम्टम्स ऐसे हैं कि जब वो सिचुएशन ओवर हो जाएगी या वो लोग अपना असर दिखाना बंद कर देंगे तो ये सिम्टम्स भी खुद ब खुद गायब हो जाएंगे. सो द प्रॉब्लम वाज नॉट एक्चुअली विद द सफरर, द प्रॉब्लम वाज विद द सिचुएशन और द सर्कमस्टांसेस और द पीपल अराउंड द सफरर. बट द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया डज नॉट टेक दोज थिंग्स इनटू अकाउंट एज सीरियसली as it should be taking. तो प्रॉब्लम जो है हम ढूंढने की कोशिश करते हैं फ्रॉम विद इन द पर्सन. हम फर्द को रिस्पॉन्सिबल करार देते हैं किसी पैथोलॉजी के लिए, किसी प्रॉब्लम के लिए, और उसी का ट्रीटमेंट करते हैं. एंड व्हेन वी आर डूइंग दैट वी आर प्रॉब्ली जस्टिफाइड इन डूइंग दैट बिकॉज यू कैन, बीइंग अ साइकोथेरेपिस्ट, यू कैन ट्रीट अ पर्सन हु कम्स टू यू फॉर हेल्प. यू कैन चेंज द पर्सन हु इज सिटिंग विद यू in your clinic or in the hospital or in your cabin and discussing his or her problems with you. You do not have any control of the people who are causing problems for that person.
हम जानते हैं कि कोई शख्स अगर आपको किसी तरह से तकलीफ पहुंचाए या कोई चोट लगा दे तो आपको दर्द होगा और दर्द पे आप चिल्लाएंगे। अगर आप दर्द पर तकलीफ का इजहार कर रहे हैं तो इसको हम बीमारी की अलामत नहीं कहेंगे, इसको हम तकलीफ की अलामत कहेंगे। जो ही आपका वो जख्म ठीक हो जाएगा और वो दर्द दूर हो जाएगा, आप चिल्लाना बंद कर देंगे। एंड द सेम अप्लाइज टू अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, बट the diagnostic criteria have this shortcoming that they are not sensitive to these things, to the elements other than the person, elements outside the person that cause the problem. And we have also said that, of course, the DSM takes into account the external factors as well, the social factors or the demographic factors as well, but not in a way that it can help women in not being diagnosed. ऐसे सिचुएशन हो कि जिसमें कोई खातून जो है वक्ती किस्म की एक ट्रांजिएंट किस्म के सिम्टम से गुजर रही है और सिचुएशन अगर ठीक हो जाए तो उसके सिम्टम्स दूर हो जाएंगे, इस तरह की सिचुएशन में डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया आमतौर पे हमारी हेल्प नहीं करते। इन टुडेज लेक्चर वी विल बी टॉकिंग अबाउट जेंडर एंड साइकोथेरेपी। बीइंग स्टूडेंट्स ऑफ साइकोलॉजी, you know what psychotherapy means. It is the dream of every student of psychology to become a psychotherapist one day. In fact, for most students of psychology, especially the undergrads, being a psychologist and becoming a psychologist means becoming a psychotherapist. ये तो बहुत कुछ पढ़ने के बाद और कुछ बरस गुजरने के बाद अंदाजा होता है कि हर साइकोलॉजी पढ़ने वाला साइकोथेरेपिस्ट नहीं बनता, हर साइकोलॉजी पढ़ने वाला साइकोथेरेपिस्ट बनना नहीं चाहता और हर साइकोलॉजी पढ़ने वाला साइकोथेरेपिस्ट चाहे भी तो नहीं बन सकता। बट वी नो व्हाट साइकोथेरेपी मीन्स, द वेरी नेम शोज, थेरेपी pertaining to psychological problems, the psychological interventions that we provide to the sufferers of psychopathology. लोगों को अपने नफ्सियाती मसाइल से छुटकारा पाने में, उसका इलाज हासिल करने में जब मदद की ज़रूरत होती है वो साइकोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वहाँ उनकी थेरेपी की जाती है या साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन उनको प्रोवाइड की जाती है जिसके नतीजे में वो अपने मसले का हल पा लेते हैं या जिस चीज़ से वो छुटकारा हासिल करना चाह रहे थे वो हासिल कर लेते हैं। साइकोथेरेपी किसी एक चीज़ का, किसी एक टेक्निक का नाम नहीं है। अब से अगर आप 2 दहाइयाँ पहले की बात करते और किसी किताब में साइकोथेरेपीज की लिस्ट देखते तो आपको मालूम होता कि 200 के लगभग साइकोथेरेपीज मौजूद हैं। आज अगर आप मॉडर्न लिटरेचर को देखें तो आपको मालूम होगा कि 400 के करीब साइकोथेरेपीज मौजूद हैं, which means different approaches in psychotherapy are available, because if people had the same approach, they would be probably using the same psychotherapy. Some of the psychotherapies are very similar. Some of them are based upon the same model, the same perspective or same approach. We as students of psychology know and we are familiar with the variety of approaches or perspectives that we have in psychology. So if we talk about the major perspectives that are available to us, we know what psychoanalytic school of thought is, what is learning perspective, what is the biomedical perspective, the humanistic perspective, the cognitive perspective, the cognitive behavioral perspective, so on and so forth. But these are the major perspectives available to us. And when we talk about a perspective in psychology or a model in psychology or a school of thought in psychology, we mean that a particular theory that is describing, explaining, understanding and predicting behavior, personality and related issues. And these include psychopathology also. Different perspectives have their own way of looking at psychopathology and understanding the symptoms, understanding the psychological disorders, and understanding and explaining the etiology of those disorders. Because when you believe in a particular theory, you have a certain approach, a certain concept of the origin of mental illness. And when you believe in a certain origin of mental illness, you will adopt a certain particular way of treating
those symptoms, a certain particular way of getting rid of those symptoms. यानी हम जानते हैं कि पर्सपेक्टिव्स इन साइकोलॉजी एक्सप्लेन करते हैं पर्सनालिटी को, बिहेवियर को, मेंटल प्रोसेसेस को और साइकोपैथोलॉजी को, जो इन्हीं चीज़ों का एक हिस्सा है. साइकोपैथोलॉजी का एक खास ऑरिजिन आपके जहन में होगा, क्योंकि आपके जहन में है कि पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट एक खास तरीके से होती है. हर पर्सपेक्टिव अपने अंदाज से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को समझता है. इसी तरह से हर पर्सपेक्टिव अपने तरीके से साइकोपैथोलॉजी को समझता है. जब इटियोलॉजी के बारे में आपको एक खास पर्सपेक्टिव होगा तो खुद ब खुद ट्रीटमेंट के बारे में भी आपका पर्सपेक्टिव दूसरों से मुख्तलिफ होगा. क्योंकि अगर आपके ख्याल में कोई मर्ज या कोई अलामत किसी आदत की वजह से है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की वजह से है, तो आप उसका इलाज जो है उसी रीइंफोर्समेंट को शायद तब्दील करके करेंगे, या कोई ऐसी कॉन्ट्रैक्टिंग इस्तेमाल करेंगे या बिहेवियर मॉडिफिकेशन इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज यू बिलीव इन द बिहेवियरिस्ट अप्रोच. लेकिन अगर आप अनकॉन्शियस में बिलीव करते हैं और साइको एनालिटिक अप्रोच आपकी है, तो फिर आप उसका इलाज भी करते हुए अनकॉन्शियस कॉजेस को तलाश करने की कोशिश करेंगे. और अगर आप एक कॉग्निटिव व्यू पॉइंट रखने वाले थेरेपिस्ट हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं, तो आप फर्द की सोच को बायस समझेंगे उसके मर्ज का, और इलाज के लिए भी उसकी सोच पे काम करेंगे. उसकी सोच को हकीकत पसंदाना बनाने की कोशिश करेंगे, रैशनल बनाने की कोशिश करेंगे, लॉजिकल बनाने की कोशिश करेंगे. मगर आज के लेक्चर में हमारा मकसद साइकोथेरेपी की डिटेल में जानना नहीं है. बेसिकली हम बात करना चाह रहे हैं फेमिनिस्ट साइकोथेरेपी की, बिकॉज you are familiar with the other approaches, but you probably are not aware that another viewpoint also exists in psychotherapy, and that is the feminist viewpoint or the feminist perspective in psychotherapy. The feminist approach to psychotherapy is based upon the feminist theory, and you are familiar with the feminist theory too, because we talked in detail about the feminist movement in the इनिशियल लेक्चर्स. लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए, फेमिनिस्ट मूवमेंट वो मूवमेंट जिसने औरतों के हकूक के लिए काम किया, औरतों के लिबरेशन के लिए काम किया, औरतों की एमेंसिपेशन के लिए काम किया, औरतों को वो राइट्स दिलवाए जो कि उनके थे लेकिन उनको मिले नहीं, और इस बात के लिए काम किया कि औरतों को भी जॉब अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, उनकी तरक्की के मौके होने चाहिए. और उन्होंने, अगर हम इस सबको सम अप करना चाहें, तो औरतों की एम्पावरमेंट के लिए काम किया, औरतों की एमेंसिपेशन के लिए काम किया, और इस बात के लिए काम किया कि औरतों को मर्दों के बराबर हुकूक भी मिले और औरतों की अपनी आइडेंटिटी जो है उसकी राह में जो रुकावटें हैं उनको भी दूर किया जाए. यही ट्रेंड, यही सोच जो है हमें साइकोलॉजी में भी दिखाई देती है. As discussed earlier, the feminist approach emphasizes women's issues, the impact of socialization, gender stereotypes, issues specific to women's well-being, and similar topics. लेकिन अभी इस डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाने से पहले हम चाहेंगे कि आप एक सवाल के बारे में गौर कीजिए और उसका जवाब तलाश करने की कोशिश कीजिए. What is common between psychoanalysis, behavioral therapy, client-centered therapy, existential therapy, and rational emotive behavior therapy? और अगर आप चाहें तो और भी बहुत सी थेरीज के नाम अपने जहन में ला सकते हैं. मसलन आडलर ने क्या काम किया या पर्ल ने क्या काम किया. इन तमाम चीज़ों को जहन में लाइए और ये देखने की कोशिश कीजिए कि इन तमाम में क्या चीज़ें कॉमन हैं. And if it confuses you, and if it bothers you, and if you find it difficult because there are a number of answers to this question, or maybe there is no answer to this question as you think, then think about another question. What is common between Freud, Jung, Adler, Watson, Skinner, Rogers, Maslow, and Ellis? अब तो यकीनन आपको सवाल का जवाब जहन में आ गया होगा या आपने इनमें एक सिमिलैरिटी देख ली होगी. 1. All of these are men. And when we asked about the therapies, all of those therapies
were given and formulated and designed and thought of by men, by male psychologists. And just not that. It is not just that these were theories developed by men. These theories were developed by men, by male psychologists who were white, and male psychologists who belonged basically to the American continent and to Europe. तमाम की तमाम theories जो हम इस्तेमाल करते हैं, जिनके हम references देते हैं, जिनका हमारे थेरेपिस्ट अपने यहाँ के शहरी और देहाती लोगों पर इस्तेमाल करते हैं, वो तमाम की तमाम थेरेपीज जो हैं वो वेस्टर्न और वेस्ट में शामिल है अमेरिका और यूरोप, वहाँ के जो है साइकोलॉजिस्ट उन्होंने डेवलप की तमाम के तमाम वाइट लोगों ने, जिनका ताल्लुक वाइट रेस से था. और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये बात वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट और वेस्टर्न क्रिटिक्स भी कहते हैं कि जब हम आंखें बंद करके किसी भी थेरेपी के ऊपर डिपेंड करने लगते हैं और उसको फूल प्रूफ समझते हैं, तो हम ये बात भुला देते हैं that even within the very nature of the therapy, many biases may be underlying. Biases against race, biases against gender, biases against certain segments of population, biases against uneducated people. साइकोथेरेपी की सक्सेस क्लेम करते हुए मसलन हम कहते हैं कि इंटेलिजेंट लोगों के साथ और पढ़े लिखे लोगों के साथ साइकोथेरेपी बहुत इफेक्टिव होती है. यकीनन होती होगी, लेकिन ये भी एक तरह की बायस है. क्यों साइकोथेरेपी कम पढ़े लिखे लोगों के साथ या देहात में रहने वालों के साथ उतनी कामयाब नहीं होती जो कि ज़्यादा इंटेलिजेंट, ज़्यादा पढ़े लिखे और शहरी लोगों के साथ होती है? In our discussion on gender and psychopathology, we mentioned that men are used as norms. Stereotypically, masculine gender roles are considered as a standard. As a result, a behavior deviating significantly from this norm, that is feminine behavior, is likely to be identified as pathological. A similar trend has been observed and can always be expected in the therapeutic intervention. If the therapeutic process is male-dominated, male-centered and male-controlled. साइकोपैथोलॉजी के बारे में जब हम डिस्कस करें तो हमने कहा था कि कैसे डिसाइड किया जाता है कि कोई बिहेवियर नॉर्मल है या एबनॉर्मल. एबनॉर्मलिटी की बहुत सी डेफिनेशंस हैं. मसलन जो काम ज़्यादातर लोग करते हैं हम उसको कहते हैं कि वो नॉर्मल है. अगर कोई एक शख्स दूसरे लोगों से हट के कोई बिहेवियर इख्तियार करे तो हम उसको कहते हैं कि एबनॉर्मल है. मगर हम जानते हैं कि मेजॉरिटी ज़रूरी नहीं कि हमेशा ठीक काम करती हो. अगर एक मुआशरा बुनियादी तौर पर करप्ट हो जाए, ज़्यादातर लोग करप्शन में इन्वॉल्व हो, तो एक शख्स जो ईमानदार है इस डेफिनेशन के मुताबिक वो एबनॉर्मल होगा. मगर हम जानते हैं कि सिर्फ वही एक शख्स नॉर्मल है और मेजॉरिटी एबनॉर्मल है. इसी तरह से जब हम मेल को एक स्टैंडर्ड बना के उसके साथ कंपेयर करेंगे कि मेल बिहेवियर स्टैंडर्ड है और जो उसके मुताबिक बिहेव नहीं करेगा वो एबनॉर्मल होगा, तो ऐसा करना एक प्रेजुडिस की निशानदेही करेगा और एक बायस की अलामत होगा. जब हमारी ये अप्रोच होगी और हम मेल ओरिएंटेड सोच रखते होंगे और उसी के मुताबिक साइकोपैथोलॉजी को भी डिफाइन करेंगे, तो यही चीज़ हमारे साइकोथेरेप्यूटिक प्रोसेस में भी रिफ्लेक्ट होगी. If the psychotherapist or the clinical psychologist has male-oriented approach, a male-oriented thinking, and he believes in, or maybe she believes in, male dominance and the strength and power and the hold of men in the society, then the therapeutic process will also be male-dominated, male-controlled, male-biased. Biased positively. Positive bias will be towards men in that therapeutic process. हमने बहुत से ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में देखा होगा जो कि फीमेल एक ही बात मर्द कर रहा होता है और एक ही बात औरत कर रही होती है, वही बात. लेकिन जब औरत वो बात कहती है तो उसको मजाक में उड़ा दिया जाता है और जब मर्द वो बात कहता है तो उसको सीरियसली लिया जाता है. यही चीज़ देखा गया है और बहुत सी रिसर्च इसके बारे में मौजूद है कि थेरेपिस्ट का एटीट्यूड जो है, अगर वो एक ऐसा थेरेपिस्ट है जिसकी सोच जो है बहुत ज़्यादा मेल शोविनिस्टिक सोच है, तो वो फीमेल क्लाइंट्स को भी उसी तरह से डील करते हैं और उसी तरह से उनका ट्रीटमेंट करते हैं और बाज़ औक़ात उनको उसी तरह से
गलत तरीके से इस्तेमाल भी करते हैं और एक्सप्लॉइट भी करते हैं. As a result of the feminist movement of the 1960s, psychological approaches and therapeutic interventions also saw a shift in focus. Psychotherapists with a feminist approach do not deal with and understand pathology in the same manner as a conventional therapist would usually do. Feminist psychology, feminist theory और feminist psychotherapy कन्वेंशनल थ्योरी और साइकोथेरेपी से मुख्तलिफ है. मुख्तलिफ इस लिहाज से कि ये सिर्फ और सिर्फ एक मेल ओरिएंटेशन के साथ काम नहीं करी, बल्कि इसमें मुख्तलिफ एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को अहमियत दी जाती है. इसकी ज़्यादा एक ग्लोबल किस्म की अप्रोच है. इसमें फ़र्द को भी अहमियत दी जाती है, हालात को भी, माशरे को भी, सोशलाइजेशन को भी, अपब्रिंगिंग को भी, और बाकी बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को भी, वेदर इंटरनल और एक्सटर्नल. मगर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है एक्सटर्नल फैक्टर्स को, एक्सटर्नल कॉजेस को, एक्सटर्नल वेरिएबल्स को. We find two key elements at the core of the feminist therapeutic process. A. Gender and B. Power. दो बुनियादी चीज़ों पर, जेंडर और पावर पर, फेमिनिस्ट थ्योरी का और फेमिनिस्ट थेरेपी का फोकस होता है. देखने में सिर्फ ये दो चीज़ें हैं, लेकिन जब हम पावर की बात करते हैं तो वो बहुत सी चीज़ों का अहाता कर लेती है, क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, उसके अंदर अपने सेल्फ परसेप्शन भी आ जाती है, सेल्फ एस्टीम भी आ जाती है, माशरे में फ़र्द का मकाम भी आ जाता है, दूसरे अफराद के मुकाबले में फ़र्द की अपनी हैसियत भी आ जाती है, और इस तरह की बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं. बट दीज आर द टू की एलिमेंट्स. देयर आर अ नंबर ऑफ अदर वेरिएबल्स दैट आर गिवन prime importance in this approach. Feminist approach, it is built on the premise that it is essential to consider the social and cultural context that contributes to a person's problems in order to understand that person. Feminist सोच के मुताबिक फर्द के हालात को, उसके कल्चर को, जिस सोसाइटी में वो पला बड़ा, उसकी सोशलाइजेशन कैसे हुई, उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है और उसको अहमियत दी जानी चाहिए. और ये एक बुनियाद का दर्जा रखती है ये बात फेमिनिस्ट थ्योरी में और फेमिनिस्ट थेरेपी में. अभी हमने कहा बुनियाद का दर्जा रखती है. किस लिहाज से? इस लिहाज से कि अगर हम फर्द की सोशलाइजेशन को, उसके कल्चर को, उसकी सोसाइटी को अहमियत देंगे, कल्चरल प्रैक्टिसेस को अहमियत देंगे, अपब्रिंगिंग को अहमियत देंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि हम सिर्फ फर्द के अंदर मर्ज का कॉज तलाश नहीं करें, हम फर्द से बाहर एक्सटर्नल वेरिएबल्स में भी तलाश कर रहे हैं कि उसकी अलामात जो है, उसकी जो सिम्टम्स हैं, उसका बायस क्या है. Herlihy and Corey have given a very good account of the historical evolution, nature and process of feminist therapy. A central concept in feminist therapy is the psychological oppression of women and the constraints imposed by the socio-political status to which women have been relegated. Feminist approach और theory के ख्याल में या उसके मुताबिक जिस ऑपरेशन से औरतों को गुजारा जाता है या वो उससे गुजरती हैं, उन पे जो पाबंदियां या कंस्ट्रेंट्स जो हैं, उनके असरात, ये वो चीज़ें हैं जिनको अहमियत दी जानी चाहिए, जो सोशल और पॉलिटिकल स्टेटस औरतों का है. और पॉलिटिक्स जो है, सिर्फ हम मुल्की पॉलिटिक्स की बात नहीं करें, लेकिन सोसाइटी की एक अपनी पॉलिटिक्स होती है, फैमिली की अपनी पॉलिटिक्स होती है. उन चीज़ों को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए. मसलन फैमिली की पॉलिटिक्स में अगर आप फेमिनिस्ट अप्रोच को देखें तो हम ये देखते हैं कि फैमिली में पॉलिटिक्स मर्द और औरत के दरमियान एक तरह की टसल चल रही होती है. In a male-dominated society, it is very difficult for the man to accept that the woman is more capable than him or equally capable. So, many men adopt an approach that is directed towards belittling the woman, making her feel little, making her feel incapable, incompetent, and less something. अगर यही रवैया अख्तियार किया जाएगा तो दूसरे शख्स को हम खासी हद तक इस तरह का बना देंगे कि वो ज़्यादा असर्टिव नहीं होगा.
दूसरी जानिब फीमेल्स भी एक तरह की पॉलिटिक्स इस्तेमाल करती हैं और उसका पर्पस क्या होता है कि मर्द को ये एहसास दिलाया जाए कि वो तमाम तर चीज़ें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं और औरत जो है उसके तमाम मसाइल जो है उनको हल करना मर्द ही का फ़र्ज है, विच मीन्स एडिंग एडिशनल बर्डन टू द पर्सन। और अक्सर केसेस हम ऐसे देखते हैं और अक्सर सिचुएशंस हमें आम जिंदगी में भी दिखाई देती हैं जिसमें मर्द जो है, व्हेन द वुमन इज नॉट वर्किंग स्पेशली, द वुमन मेक्स the person, the man feel that he should take the responsibility for everything and he should feel responsible for everything that the family needs, which means overburdening the person. और उसके ऊपर इतना बोझ डाल दिया जाए कि वो फिर ज्यादा जो है फैमिली में अपना प्रेशर इस्तेमाल करने की बजाय बाहर की दुनिया से मुकाबला करने में अपना वक्त सर्फ कर दे। तो ये भी एक तरह की पॉलिटिक्स है, घर से बाहर भी पॉलिटिक्स है और एक वसी पैमाने पर, बड़े पैमाने पर भी हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स में हमें जेंडर डिफरेंसेस दिखाई देते हैं, जेंडर बाइसेस भी हमें दिखाई देती हैं, नेशनल पॉलिटिक्स में भी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी। ट्रेडिशनल वर्सेस फेमिनिस्ट थियरी। अभी हम फेमिनिस्ट थियरी की बात कर रहे हैं, इससे हमारे जहन में बेख्याल खुद ब खुद आता है और आना चाहिए कि आखिर वो क्या चीज़ें हैं जो कि ट्रेडिशनल थियरी को फेमिनिस्ट थियरी से मुख्तलिफ बनाते हैं। क्या चीज़ें हैं, वो क्या फैक्टर्स हैं, वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी वजह से फेमिनिस्ट थियरी जो है उसको एक अलग मकाम हासिल है या उसकी एक अलग डायरेक्शन है कन्वेंशनल थियरीज या थेरेपीज के मुकाबले में। जिसके लिए अगर हम देखें कन्वेंशनल थियरीज जो है या थेरेपीज जो है उसमें भी फ़र्क है, चाहे वो मर्द हो या औरत, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन की जाती है, काउंसलिंग की जाती है। और फेमिनिस्ट साइकोलॉजिस्ट भी जो हैं उन्होंने कोई साइकोलॉजी खुद से डेवलप नहीं की, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स वही हैं, फ़र्क सिर्फ अप्रोच का है और ओरिएंटेशन का है। सो इससे पहले कि हम ये देखें कि फेमिनिस्ट साइकोथेरेपी में क्या किया जाता है और किस प्रिंसिपल्स के तहत वो काम करती है, हम ये देखते हैं कि कन्वेंशनल थेरेपी में और फेमिनिस्ट थेरेपी में और थ्योरी में क्या फ़र्क है। While some psychologists on one hand were trying to give feminist theory a shape and polish it, many others were looking into the faulty perceptions of genders held by conventional approaches in psychology. In a similar attempt, Worrell and Raymer highlighted 6 features or characteristics of the prevalent traditional theories. मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट ने जिनकी फेमिनिस्ट ओरिएंटेशन है इस सिलसिले में खासा काम किया। वॉरेल और रेमर ने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस किया है इस बात का कि किस तरह से वो क्या चीज़ें हैं कन्वेंशनल थियरीज में या प्रेवलेंट थेरेटिकल मॉडल्स में या थेरेप्यूटिक मॉडल्स में जो कि किसी ना किसी तरह से बायस का या स्क्यूडनेस का एक बायस बनती हैं। These characteristics show the outdated assumptions about the role of a person's gender in behavior. These characteristics determine the nature and process of psychotherapy. Worrell and Rimmer described the following characteristics. 1. Androcentric theory. Such theories draw conclusions about human nature from male-oriented constructs. तो सबसे पहली बात तो होगी जो कन्वेंशनल थियरीज हैं या प्रेवलेंट जो थेरेपीज हैं वो एंड्रोसेंट्रिक हैं, यानी कि उनका जो फोकस है, जो जिस नुक्ते के हिसाब से, जिसके ताल्लुक से और रेफरेंस से वो चीज़ों को जज करते हैं वो है एक मेल ओरिएंटेशन। मर्द को एक नॉर्म के तौर पे और मेल बिहेवियर को एक नॉर्म के तौर पे इस्तेमाल करते हुए उसके साथ कंपैरिजन किया जाता है और जो शख्स उसके मुताबिक बिहेव नहीं कर रहा या परफॉर्म नहीं कर रहा उसमें पैथोलॉजी तलाश कर ली जाती है। दिस हैपन्स मोस्टली इन केस ऑफ वुमेन। 2. Gender-centric theory. These theories rest on the assumption that men and women follow separate developmental paths. This assumption appears to have the underlying belief that men and women are separate entities, and therefore the course and nature of their development is different. So, इस दूसरी कैरेक्टरिस्टिक के मुताबिक तो जो कन्वेंशनल थियरीज हैं वो इस तरह से
ट्रीट करती हैं मर्दों और औरतों को जैसे कि वो दो मुख्तलिफ एंटिटीज हैं, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, उनकी डेवलपमेंट फ़र्क तरीके से होती है, उनके डेवलपमेंटल पार्ट्स फ़र्क है, एंड दैट इम्प्लाइज दैट दे हैव entirely different characteristics, entirely different personality makeups, entirely different attitudes, as if the men and women cannot have same attitudes towards the same problem, as if men and women cannot have the same opinion about the same issue. It is assumed that if only you are just with a male dominated approach, it is assumed that men and women cannot think alike. They cannot have the same likes and dislikes. 3. Ethnocentric theories. These theories propose that all cultures, nations, and races have the same factual evidence related to human development and interaction. ये एक और अप्रोच है, एक और टेंडेंसी है जहाँ जेंडर्स को बिल्कुल मुख्तलिफ समझा जाता है, वहाँ पे ये भी एज्यूम और प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि तमाम कल्चर्स में, तमाम सोसाइटीज़ में, तमाम रीजन्स में वही चीज़ अप्लाई होगी जो किसी एक कल्चर में मर्दों और औरतों के हवाले से पाई जाती है. जो जेंडर डिफरेंसेस सोसाइटी ए में है वही सोसाइटी बी में भी होंगे. जिस तरह से सोसाइटी ए के मर्द सोचते हैं, सोसाइटी एक्स के मर्द भी वैसे ही सोचते होंगे, और जिस तरह से सोसाइटी वाई की औरतें बिहेव करती हैं बिल्कुल वैसे ही सोसाइटी जी की औरतें बिहेव करती होंगी. ये करना कुछ सही नहीं है और ये सोच भी कुछ सही नहीं है, लेकिन अक्सर प्रेवलेंट और कन्वेंशनल मॉडल्स में उसमें इस तरह की सोच पाई जाती है, जो कि हकीकतन देखा जाए और रिसर्च से ये बात जाहिर हुई है. और अगर आपको याद हो, हमने मार्गरेट मीड की जब रिसर्चेस की बात की थी और हमने किबुत्ज़म की बात की थी, तो हमने देखा था कि मुख्तलिफ कल्चर्स जो है मुख्तलिफ तरह से जेंडर्स को ट्रीट करते हैं और कर सकते हैं. हेट्रोसेक्सिज्म. दिस अप्रोच व्यूज हेट्रोसेक्सुअल ओरिएंटेशन टू बी नॉर्मेटिव. Therefore, this orientation is the socially acceptable norm and desirable behavior. एक और अप्रोच, एक और टेंडेंसी जो कन्वेंशनल अप्रोच में पाई जाती है वो ये कि हेट्रोसेक्सुअल टेंडेंसीज जो हैं वही नॉर्मल टेंडेंसीज हैं और उससे डिविएशन किसी भी फॉर्म में जो है वो गलत हो सकती है और उसको नॉर्मल नहीं समझना चाहिए. 5. Intrapsychic orientation. It is a tendency towards finding the origin of behavior in intrapsychic causes. As a consequence, instead of finding fault with the circumstances and other external variables, it is usually the victim who is to be blamed. जैसा कि अभी हम कुछ देर पहले भी कह रहे थे, कन्वेंशनल थेराप्यूटिक अप्रोचेस में ओरिएंटेशन ये होती है और तरीक़ाकार ये होता है कि फ़र्द में मसला तलाश किया जाए और फ़र्द के ज़रिए ही मसले का हल किया जाए. और इसमें इस इंट्रासाइकिक अप्रोच के नतीजे में माशरती अवामिल को, सर्कमस्टांशियल एविडेंस को, सर्कमस्टांसेस की नेगेटिविटी को और इर्द गिर्द पाए जाने वाले लोगों की नेगेटिविटी को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाता है और समझा जाता है कि उन पे काम नहीं किया जा सकता और उन पे काम करना बिल्कुल फजूल है. और मरकज़ तमाम मर्ज का, तमाम अलामात का, तमाम साइकोपैथोलॉजी का फ़र्क को ही समझ लिया जाता है. एक और कैरेक्टरिस्टिक जो कि हम अक्सर थेरेप्यूटिक अप्रोचेस में देखते हैं, ख़ास तौर पे मसलन साइको एनालिटिक अप्रोच में, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जेंडर्स जो हैं खासा सफ़र कर सकते हैं. 6. Determinism. This is a pessimistic approach in the sense that it assumes that behavior and personality are predetermined and fixed at an early stage of development. जैसा कि ख़ास तौर पे हम फ्रॉइडियन अप्रोच में देखते हैं, एक डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है, यानी चीज़ें, इंसान के हालात, इंसान की पर्सनालिटी एक दफ़ा से तय होने के बाद अव्वल तो तब्दील नहीं होती और इसके साथ साथ उसको बहुत अर्ली स्टेजेस पर भी समझा जाता है कि वो डिटर्मिन हो जाती है और उसके बाद तब्दील नहीं होती. ये एक पेसिमिस्टिक अप्रोच है इस हवाले से कि इसके बाद कोई उम्मीद बाकी नहीं रहती. इंसान ये नहीं सोचता कि अब मैं तब्दील हो सकता हूँ या मेरा क्लाइंट तब्दील हो सकता है, क्योंकि हम तो इसमें बिलीव कर रहे थे कि पर्सनैलिटी एक दफ़ा बन जाती है,
फॉर्मेटिव ईयर्स में और उसके बाद वैसी की वैसी हमेशा रहती है, जबकि मॉडर्न अप्रोच ऐसी नहीं है, खास तौर पे फेमिनिस्ट अप्रोच ऐसा नहीं समझती. All these characteristics make the nature of conventional therapies quite fixed, inflexible, and single-tracked. Feminist therapy, on the other hand, involves more flexibility, human element, and an interactionist approach. Feminist approach conventional approach से मुख्तलिफ है. उसमें अगर हम देखें तो एक ज़्यादा ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन रखने वाली अप्रोच है. हम देखते हैं कि फेमिनिस्ट अप्रोच की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसको मुख्तलिफ बनाती हैं, या यूं कह लीजिए औरतों के हवाले से बेहतर बनाती हैं कन्वेंशनल अप्रोचेस से. बट वन थिंग शुड बी केप्ट इन माइंड, एंड वी ऑलरेडी डिस्कस दैट इन द इनिशियल लेक्चर, एंड दैट इज feminist approach is not about just women. It is not for women alone. This is not for understanding only women or females. It is about equality. It deals with genders, both genders, and we know that many of the very prominent, significant supporters and sympathizers of the feminist approach were men. Similarly, when we are talking about feminist therapies or feminist theory, we know that a number of male psychologists contributed to this theory. Worrell and Rimmer have shown how the main features of feminist theory can be used as criteria for evaluating whether a theory for counseling women is suitable or not. Besides describing the characteristics of conventional psychotherapy, they have also described the essential elements of feminist therapy. चुनांचे हम देखते हैं कि ऐसे साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं जिन्होंने इस चीज़ पे बहुत काम किया कि फेमिनिस्ट थेरेपी की ओरिएंटेशन क्या होनी चाहिए, उसकी बुनियादी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्या होनी चाहिए. और इस वक्त हम आपके सामने कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स बयान करते हैं जो कि हमारे रिसर्चर्स ने हमारे लिए पेश की. 1. Gender free theories. Feminist theory considers socialization processes to be very important. As opposed to conventional theories, feminist theories explain gender differences, considering the experiences of the socialization process as of prime importance. The conventional theories take these differences to be stemming from the true nature of people. सबसे पहला फर्क तो ये हो गया कि फेमिनिस्ट थ्योरी जो है वो जेंडर बाइस्ड नहीं है. कन्वेंशनल थ्योरीज बहुत से जो जेंडर रिलेटेड बिहेवियर्स हैं, जेंडर रोल बेस्ड बिहेवियर्स जो हैं, उनको वो समझते हैं कि ये फिक्स बिहेवियर्स हैं और ये तयशुदा बिहेवियर्स हैं, ये प्री डिटर्मिन्ड बिहेवियर्स हैं, इनका तो पहले से ही फैसला हो चुका था, और ये ट्रू बिहेवियर्स हैं विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स. ट्रू बिहेवियर का मतलब ये है कि ऐसे बिहेवियर्स जिनका ऑरिजिन फिक्स्ड है और मोस्ट प्रोबेबली बायोलॉजिकल है, जिसका मतलब है ये तब्दील नहीं हो सकते. आप बहुत से लोगों को देखते हैं ये कहते हुए सुनते हैं कि जी औरत तो कभी ऐसे नहीं कर सकती, औरत तो कभी सीरियसली सोच नहीं सकती, या औरतों को ये कहते हुए सुनते हैं कि मर्द तो कभी सॉफ्ट फीलिंग्स रख नहीं सकते, मर्द तो कभी जज्बाती हो नहीं सकते. Now, these are the things, these are the prefixed ideas which have the origin in the stereotypical thinking of people. Feminist approach is gender free, gender non-biased. It does not tilt towards any particular gender. It is based upon the concept of equality and harmony and balance. Flexible theories. Feminist theory involves constructs and strategies that are equally applicable to individuals as well as groups, all ages, races, cultures, genders, or sexual orientations. One can take this feature to imply that feminist therapy gives due importance to the lifestyle, gender, cultural origin, etc. when viewing the problems of the client. Feminist theory और feminist therapy जो है ये एक flexible approach है. एक flexible approach का नाम है. ऐसी approach जिसमें किसी खास cause को, खास origin को जो है अपनी एक गाइडिंग लाइन नहीं बना लिया जाता, बल्कि मुख्तलिफ फैक्टर्स को, मुख्तलिफ वेरिएबल्स को इस्तेमाल किया जाता है
उनकी रोशनी में देखने की कोशिश की जाती है कि क्या कॉजेस हैं, क्या प्रॉब्लम है और उसका हल किस तरह से तलाश किया जा सकता है। इसमें इंसान की रेस को, उसके जेंडर को, उसकी एज को, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर को, उसके हालात को और बाज़-औक़ात मुल्क के सियासी हालात को, मुल्क के इकोनॉमिक कंडीशंस को, रिसेशन में से गुजर रही हैं या प्रॉस्पेरिटी में से गुजर रही हैं, इन फैक्टर्स को भी मद्देनजर रखा जाता है। उसके बाद देखा जाता है कि फर्द या क्लाइंट जो है उसके मसले को किस तरह से परखा जाए और किस तरह से उसको हल किया जाए। Interactionist theories, as the very name implies, different aspects of human experience are covered in these theories: cognition, affect, and behavior. Besides, the contextual and environmental variables are also taken into account. Once again, the interaction of different elements, different contributing factors, and different conditions are kept into mind, taken into account, and then an analysis is done, and then a decision or evaluation about the condition of the person or the sufferer is made. Lifespan perspective. As compared to the conventional perspectives, the feminist perspective does not limit its understanding of behavior or pathology to socialization in early years alone. The whole lifespan is considered important and all stages of development treated as significant contributors. Human development is not restricted to the so-called formative years alone, but it is a lifelong process. Changes, growth, and addition of new facets in personality may take place at any stage. फेमिनिस्ट थ्योरी और थेरेपी की अप्रोच लाइफ स्पैन पर बेस करती है। लाइफ स्पैन डोमिनेटेड है, लाइफ स्पैन ओरिएंटेड है, यानी पूरे के पूरे लाइफ स्पैन को अहमियत दी जाती है। अनलाइक मैनी कन्वेंशनल थियरीज, स्पेशली द साइकोएनालिटिक पर्सपेक्टिव, psychodynamic perspective, just the formative years are not of prime importance. All stages, all times, all phases in a person's lifespan are important. Modern research shows that people may change at any time, at any stage, in any way, in any sense. New things can be learned, previous things can be unlearned, previous habits can be done away with, and new habits may be developed. People may develop new habits even 60 plus years of life. And people may be very stubborn and not ready to change, not willing to change at all, even when they are 20. तो पूरा लाइफ स्पैन जो है फर्द का, उसको ध्यान में रखना चाहिए। साइकोपैथोलॉजी के कॉज को फेमिनिस्ट अप्रोच के मुताबिक सिर्फ बचपन में और इब्तिदा के 5-7 वर्षों में तलाश नहीं करना चाहिए, फिक्सेशन की सूरत में ढूंढना नहीं चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ मराहिल में ज़िंदगी में जो नाकामियाँ, कामयाबियाँ, फ्रस्ट्रेशंस, इलेशंस जिनका एक फ़र्द को सामना करना पड़ा, जिनसे वो गुजरा, उन्होंने उसकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ लाई, किस तरह से फ़र्द जो हैं अपनी ज़िंदगी में अच्छे खासे प्लेजेंट डिमीनर के मालिक होने के बावजूद, खुशकुन आदात के मालिक होने के बावजूद बिटरनेस का शिकार हो जाते हैं, और किस तरह से उदास और डिप्रेस लोग जो हैं वो एक नई तरह की जिंदगी गुजारना सीख जाते हैं और हंसमुख हो जाते हैं। फेमिनिस्ट अप्रोच में इन चीज़ों को जहन में रखा जाता है और इनको अहमियत दी जाती है। प्रिंसिपल्स ऑफ फेमिनिस्ट साइकोलॉजी। फेमिनिस्ट साइकोलॉजी के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, और हम ये नहीं कह रहे कि ये बिल्कुल फिक्स प्रिंसिपल्स हैं और तब्दील नहीं हो सकते, लेकिन कुछ बुनियादी असूल हैं, बुनियादी तस्वुरात हैं जिसके मुताबिक फेमिनिस्ट थियरी और थेरेपी जो है या उसके नज़रियात जो है वो ऑपरेट करते हैं। हम उनका मुख्तसरन जायज़ा लेते हैं। 1. The personal is political. Social transformation should be a goal and we should go for social change, not just individual change. फेमिनिस्ट अप्रोच के मुताबिक फ़र्द का मसला सिर्फ फ़र्द का मसला नहीं है, वो माशरे का मसला है, एक पॉलिटिकल मसला है, एक बड़ी बैकग्राउंड रखने वाला मसला है।
सिर्फ फर्द के मसले को हल करने से मसला खत्म नहीं होगा। 2. The counseling relationship is egalitarian. Feminist theory, counseling or therapy is not skewed towards the therapist. It gives an important and active place to the client. The client is perceived as someone who has the potential to not only change within herself but also who can produce change. Counseling relationship feminist therapy में egalitarian है, यानी दोनों को, थेरेपिस्ट को और क्लाइंट को बराबर के हकूक या बराबर का मुकाम हासिल है। क्लाइंट का रोल बहुत एक्टिव है। क्लाइंट भी थेरेप्यूटिक सिचुएशन को या काउंसलिंग प्रोसेस को अफेक्ट कर सकता है, कर सकती है, चेंज कर सकता है, चेंज कर सकती है। Feminist theory honors women's experiences. Unlike other theories and therapies, men's behavior is not considered as a norm. These theories place women's experiences at the very core of the therapeutic process in understanding their distress. Feminist therapy में फीमेल एक्सपीरियंस को अहमियत दी जाती है, उसको समझने की कोशिश की जाती है, उससे रिलेट करने की कोशिश की जाती है, उसके एक्सपीरियंसेस की रिचनेस को महसूस करने की कोशिश की जाती है, बगैर ये सोचे हुए, ये बगैर ये तमीज़ और इम्तियाज़ किए हुए कि ये एक फ़ीमेल एक्सपीरियंस है और ये अहमियत का हामिल नहीं है। जितना मेल एक्सपीरियंस इम्पॉर्टेंट है उतनी ही फीमेल एक्सपीरियंस को अहमियत दी जाती है। 4. Feminist therapy reformulates the definition of mental illness and distress. Deviating from the conventional approach, feminist therapies define and do not see distress, pain, or psychological problems as a disease. Only a part of clients' distress, pain, and agony consists of the intrapsychic and intrapersonal factors. Feminist therapy साइकोपैथोलॉजी को, उससे रिलेटेड चीज़ों को भी रीडिफाइन करती है। उसकी अपनी एक अप्रोच है, उसके मुताबिक हमें सिर्फ इंट्रासाइकिक कॉजेज जो हैं वो नहीं तलाश करने चाहिए, बल्कि हमें दूसरे माहौल में, दूसरे अवामिल में भी देखना चाहिए कि ये प्रॉब्लम जो है, ये मसला जो है, वहाँ से भी शायद ओरिजिनेट हो रहा हो। द यूज़ ऑफ एन इंटीग्रेटेड एनालिसिस ऑफ ऑपरेशन। और एक और चीज़, क्योंकि फेमिनिस्ट थेरेपी का और साइकोलॉजी का और थियरी का ताल्लुक पावर के साथ है और जेंडर के साथ, तो ऑपरेशन को भी उसी अंदाज में देखने की कोशिश की जाती है। एक एनालिसिस करके ये देखा जाता है कि किस तरह से ऑपरेशन जो है, कॉज कैसे होता है, किस तरह से फीमेल रोल जो है जेंडर ऑपरेशन के कॉज में अपना किरदार अदा करता है, क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फीमेल्स ऑप्रेस्ड होती हैं या हो सकती हैं। अभी हमने फेमिनिस्ट थेरेपी और थ्योरी के बेसिक प्रिंसिपल्स की नहायत मुख्तसर तरीके से बात की। जैसे कि हमने कहा था, साइकोथेरेपी और जेंडर, इसके हवाले से हम 2 लेक्चर्स में गुफ्तगू करेंगे। आज के लेक्चर में हमने वो बैकग्राउंड देखी जिसमें फेमिनिस्ट थ्योरी और फेमिनिस्ट थेरेपी जो है उसने इमर्ज किया। वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से फेमिनिस्ट अप्रोच जो है या फेमिनिस्ट थेरेपी या थ्योरी कन्वेंशनल थ्योरी से मुख्तलिफ है, कन्वेंशनल मॉडल्स और पर्सपेक्टिव से जुदा है। उसके साथ साथ हमने ये देखा कि फेमिनिस्ट थेरेपी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसको कन्वेंशनल थेरेपी से मुख्तलिफ बनाती हैं, और आखिर हमने ये देखा कि वो क्या प्रिंसिपल्स हैं जिनकी बुनियाद पर ये अप्रोच ऑपरेट करती है, फंक्शन करती है, साइकोपैथोलॉजी को या पर्सनैलिटी को या बाकी फैक्टर्स को समझती है, और किस तरह से साइकोपैथोलॉजी के इलाज के लिए इंटरवेंशंस पर अपना इफेक्ट डालती है। आइंदा लेक्चर में हम देखेंगे कि साइकोथेरेप्यूटिक प्रोसेस क्या है फेमिनिस्ट अप्रोच में और किस तरह से वो रूटीन की कन्वेंशनल साइकोथेरेपी से मुख्तलिफ है। ये सब कुछ आइंदा लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।